मार का हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेमिसाल कामयाबी दी और मार का हक उसका नाम भी बहुत सही है क्योंकि ये हक बातिल की एक जंग थी। इंडिया की तरफ से जिस तरीके से पाकिस्तान की शहरी आबादियों को निशाना बनाया गया तो एक गलत फहमी थी उनके दिल में कि हम जहाँ चाहेंगे पाकिस्तान को हिट करेंगे और कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान की तरफ से वो ताकत ही नहीं है कि हमें जवाब दे सके। और ये इंडिया पूरे में ये बहुत जोम था कि इलाके की थानेदारी अब हमारे पास है और बहुत से इस खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं, इवन पाकिस्तान के जो फ्रेंडली अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ से भी पाकिस्तान के साथ कुछ अर्से से सर्द मोहरी वाला रवैया था, झुकाव इंडिया की तरफ होता जा रहा था क्योंकि लगता था उन्हें कि इंडिया कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमसे बहुत आगे चला गया। हमारी इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ ऐसी थी, कभी किसी से $1 अरब उधार मांगते थे, कभी दूसरे से मांगते थे, तो उनका ख्याल ये था कि अब हम बस ये पैसे मांगने के लिए रह गए हैं, लड़ने के काबिल नहीं हैं। लेकिन मार का हक में अल्लाह पाक ने कुछ ऐसा बेमिसाली के साथ पाकिस्तान को कामयाब किया कि दुनिया सारी एकदम से हैरान रह गई कि ये किया क्या काम है इन्होंने। राफेल, जिसको मोदी साहब बड़ा बार बार कहते थे कि राफेल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमारे पास सबसे बड़ा और ताकतवर हथियार है, लेकिन उसी राफेल को पाकिस्तान के JF-17 और J-10Cs ने इस तरीके से मार गिराया कि उनको बाद में अगले 3-4 रोज़ उड़ान भरने की हिम्मत नहीं हुई, पाकिस्तानी बॉर्डर एरिया से दूर दूर रहे। ये एक अजीबोगरीब मौजज़ा ही था। मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान, जिसके पास बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं है, अददी बर्तरी में हम कह भी लें कि हमारे पास कोई 8-10 लाख की फ़ौज है, लेकिन वो वसाइल नहीं है जितने पैसे, जितने अरब डॉलर इंडिया अपनी आर्मी के ऊपर स्पेंड करता है। उसी में एयरफोर्स ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि पूरा सेटेलाइट का निज़ाम, एयर डिफेंस सिस्टम, जहाज़, वो मिज़ाइल जो चलते हैं उसको सिंक किया। जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर था, साइबर वॉरफेयर था, उसके अंदर नई जिद्दत लेकर आए। तो वही पाकिस्तानी बच्चे जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल कर कर आए थे, उन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए कि उसी निज़ाम को, जो चाइनीज़ इक्विपमेंट जिसके लिए दुनिया पहले मजाक करती थी कि ये राफेल के मुकाबले में ये चाइनीज़ जहाज़ क्या ठहर पाएंगे, उसी सॉफ्टवेयर ने उनको ऐसा तगड़ा बना दिया कि जब उन्होंने वो मिज़ाइल फायर किए तो वो जो राफेल जेट्स थे और मिराज थे और मिक्स थे, वो पाकिस्तानी बॉर्डर एरिया से 200, 300 मील फिर दूर उड़ते रहे, करीब आने की किसी ने हिम्मत नहीं की। आज मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा, हमने बड़ा करीब से मुशाहिदा भी किया। जिस ज़माने में ये मई के महीने में और अप्रैल के आखिरी दिनों में ये तनाव शुरू हुआ तो हम ज़्यादा अरसा बॉर्डर एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा स्पेंड किया। तो एक अजीबोगरीब जज्बा था पाकिस्तानी उन नौजवानों में जो वर्दी पहन के सरहद की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाही वहाँ खड़े थे। और वो जज्बा सिर्फ उन सिपाहियों में नहीं था बल्कि पाकिस्तानी पूरी कौम में था। 25 करोड़ लोगों में वही जज्बा था। और इंडिया से कभी भी दोबारा भी ये मैच पड़ा, अल्लाह ना करे जंग हो, जंग की कभी ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, तो पाकिस्तानी कौम के इस जज्बे में कोई कमी नहीं होगी। वो सीसा पिलाई हुई दीवार जिसका नाम दिया गया वो सही नाम दिया गया, क्योंकि इतनी यकसुई थी। जब हम बॉर्डर एरियाज़ पे जाते थे तो वो उस जवान के दिल में भी वही जज्बा होता था। हम शहरों के अंदर आकर रोड के ऊपर खड़े होकर प्रोग्राम करते थे तो उनमें भी उतना ही जज्बा होता था, कोई कमी नहीं थी उसके अंदर। और उसी जज्बे ने, अल्लाह पाक ने उसकी कदर की और पाकिस्तान को कामयाब किया। आज DGISPR ने और बाकी भी अफवाज, एयरफोर्स से और नेवी से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, डिटेल्स दी गई इस ऑपरेशन के हवाले से। हमने उसमें से कुछ क्लिप्स रखे हैं जो प्रोग्राम के आगाज़ में आपको सुनाएंगे। DGISPR का पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये जंग हवा में भी है, जमीन में भी है, समुद्र में भी है, साइबर में भी है, इंफॉर्मेशन में भी है, जेनों में भी है। द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट वॉर इन ऑल दीज डोमेन्स। इट वाज एवरीवेयर एंड इट वाज आल्सो in the proxies because the Indians didn't let go of these proxies even during the war। उस वक्त भी proxies लॉन्च कर रहे थे, उसके बाद भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। ये उधर भी जंग लड़ी जा रही है, हम उस वक्त भी तैयार थे। We are prepared today also। पानियों के ऊपर और कश्मीर के हवाले से क्या कहा वो भी दिखा दें। कश्मीर पाकिस्तान की शारग था, है और रहेगा। पानी जो सा है इज एन इनएलिजिबल राइट, नो बॉडी कैन बी अलाउड कि वो 25 करोड़ आवाम की डेस्टिनी से खेल सके। इफ एनी बॉडी वॉन्ट्स एंड विल एंड कैन एंड थिंक्स कि वो स्टेटस को चेंज कर सकता है, तो इट इज फॉर अस ए मैटर ऑफ मिनट्स टू रिवर्ट बैक टू द स्टेटस को। बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं होना। कश्मीर ने बनना है पाकिस्तान, तो ये 6 दरिया किसके हैं? ये हमारे हैं। तो फिर फैसला किसने करना है? एज अपर रिपेरियन हम फैसला करेंगे कि पानी देना या नहीं देना। ये है इन 6 दरियाओं का अल्टीमेट मुकद्दर। एयरफोर्स की जानिब से तारिक गाजी साहब, उन्होंने आज एक बड़ी मज़े की एक बात बताई, वो सुनाऊंगा क्योंकि ये बयान मैं जितनी दफ़ा भी सुनता हूँ मुझे उतनी दफ़ा बड़ी दिल के अंदर खुशी होती है। पहले वो पाकिस्तानी खिलाड़ी करते थे यूँ और 7-0 दिखाते थे, 6-0, लेकिन उन्होंने आज कहा ये 6-0 नहीं है बल्कि ये 8-0 है। सुनाइए जी क्या कहा उन्होंने।
उनके जो टॉप 9 फाइटर्स थे, और विद इन मिनट्स हमने देखा कि अब जो मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं, और हमारी कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 राफेल्स, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम ऑल्सो। ये हमारा मेन फोकस रहेगा। साथ ईरानियन इशू के हवाले से भी बात करेंगे। जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो जाहिर करती हैं कि, बल्कि ट्रंप के अब तो स्टेटमेंट्स हैं तो वो कंफर्म करते हैं उस चीज़ को कि आज रात या कल किसी वक्त ईरान का फॉर्मली रिस्पांस आ जाना चाहिए। जो नई अमेरिका ने तजावीज़ दी हैं ईरान को, ईरान उसके ऊपर काउंटर अपनी तजावीज़ जो है वो पाकिस्तान के हवाले करेगा। 2 उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हैं। आज मसूद पज़ेश्कियान जो ईरान के सदर हैं उनकी मुज्तबा ख़ामेनाई से मुलाकात हुई है कुछ 2.5 घंटे की, जिसमें एक क्यास रही यही है कि उन्होंने इन प्रपोजल्स के ऊपर उसे राय ले ली होगी, कॉन्सेंट ले ली होगी। उसके बाद अभी से थोड़ी देर पहले अब्बास अराक़ची साहब का रब्ता हुआ टेलीफोन के ऊपर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, और इसहाक़ डार साहब और पाकिस्तानी फ़ौज की वसातत से ये चीज़ें जाएंगी वाशिंगटन, और फिर वाशिंगटन का रिस्पांस आएगा। तो होपफुली चीज़ें सही डायरेक्शन में आगे बढ़नी चाहिए। अगर कोई अपनी ताकत का गलत अंदाज़ा ना लगा ले, ये दोनों वाशिंगटन और ईरान दोनों को रियलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए आगे बढ़ने के लिए राह लेनी चाहिए, और उसका मौका शायद अभी है, फिर बात हाथ से निकल भी सकती है। जॉर्ज सलीम साहब, पहले तो ये मार्का हक के ऊपर आपसे राय ले ली जाए। इसने पाकिस्तान का मुकाम दोबारा से दुनिया के नक्शे के ऊपर नुमायां तौर पर उसका जाहिर किया, क्योंकि कुछ अरसे से मुझे लगता ये था कि इंडिया हावी होता जा रहा है और हम पीछे जाते जा रहे हैं। मई 2025 ने वो बदल दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखिए, वाटरशेड मोमेंट था जिसको कहते हैं, तारीखी मौका था। उस और 3 पहलू थे। देखिए, एक वो पहलू जिस पे आपने बड़ी तफसील से बयान किया, जंग का पहलू जो था, तो उसमें तो जो पाकिस्तान ने जो बेफिटिंग रिप्लाई दिया वो पूरी दुनिया ने देखा, और अभी तक जाहिर है वो तो चीज़ें ऐसी हैं जो मिलिट्री एकेडमीज़ में शायद पढ़ाई जाएंगी आने वाले दिनों में, और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे जाएंगे उस पर। दूसरा उसका पहलू था वॉर ऑफ नैरेटिव्स थी। अच्छा, उस वॉर ऑफ नैरेटिव्स में भी देखें उन्होंने किसको इनलिस्ट किया। जिस तरह उन्होंने राफाल को इनलिस्ट किया था अपनी वो जो जंगी स्ट्रेटजी में, तो वॉर ऑफ नैरेटिव्स में उन्होंने इनलिस्ट किया शशि थरूर को। शशि थरूर दुनिया में ऑडिटर्स जो है उसमें उसको लफाजी में उसका नाम है एक बहुत, उसके साथ 40 मेंबर डेलीगेशन 40 मुल्कों में गया। अच्छा, उसके बाद इन जो प्रोपेगेंडा की जो पूरी मशीनरी है पूरी दुनिया में वो सारी, लेकिन उस वॉर ऑफ नैरेटिव्स में भी इंडिया को बुरी तरह शिकस्त हुई। तीसरा पहलू मैं समझता हूँ उसका था सफारतकारी। पहले वो जंग, फिर वॉर ऑफ नैरेटिव्स, और फिर सफारतकारी। और उस सफारतकारी में भी आप देखें कि क्या हुआ। उसके बाद से पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक प्रोमिनेंस कहाँ पे है इस वक्त, कि सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो रहा है। फिर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस कहाँ पे है इस वक्त, सिर्फ अपने खिते में नहीं है, हर जगह पे बाकी खितों में भी पाकिस्तान को एज अ पीस मेकर देखा जा रहा है, एज ए नेट स्टेबलाइजर देखा जा रहा है। तो उसमें भी, और हिंदुस्तान कहाँ है इस वक्त, बल्कि इतने बुखला गए हैं कि जयशंकर के कुछ बयान जो आपने पिछले दिनों देखे होंगे जो बहुत ही तहजीब से गिरे हुए भी थे, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि वो बौखलाहट जो है ना उसका आंसर ज्यादा था उसमें, किसी सफारतकार के शान नहीं थे। बिल्कुल, बल्कि मैं तो उसको सफारती शरपसंदी या सफारती शरंगेजी कहता हूं। सही बोला जो उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम हुई ना। उसको किसी ने पूरी दुनिया में किसी ने उसको दरख्वार इतना ना समझा कि जी किसी ने तवज्जो नहीं दी उसके ऊपर, और फिर दोबारा से सिमट के रह गए उसी में। और फिर इस वक्त देखें, अगर उनकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें, वो कहाँ है, स्ट्रेटेजिकली इररिलेवेंट हो गए हैं। कहाँ पे वो वक्त था कि वो कहते थे कि हम डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर देंगे पाकिस्तान को, आज खुद डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है। कहते थे कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली इनसिग्निफिकेंट हो गया है, अब खुद स्ट्रेटेजिक इररिलेवेंस की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह अब पाकिस्तान का एक रोल जो है नेट स्टेबलाइजर के तौर पे, और उनको देखा जा रहा है कि एक जो है ना शरारत पसंद किस्म की पॉलिसी, एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ जो है ना हर चीज़ पे एक बड़ा सिनिकल किस्म का व्यू है उनका। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल देखें, और फिर सबसे बड़ी बात है कि इससे पाकिस्तान की कौम के अंदर भी देखें एक जज्बा दोबारा से, जिस पे आपने जिक्र भी किया, और वो बहुत अहम है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है, मैं समझता हूँ कि देखें ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अल्लाह ने अमेजिंग मौका दिया है पाकिस्तान को रीब्रांड करने का अपने आप को, बिकॉज इंडिया के उस प्रोपेगेंडे ने इतने सालों से पूरी दुनिया में जो डिसइंफो लैब्स थी, फिर जो इंडिया की एक इकोनॉमिक पावर थी, वो तो है जब चौथे नंबर पे या 5वें नंबर की इकॉनमी है, वो बदलता रहता है थोड़ा बहुत। फिर जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के हवाले से वो सारा जो था, उसके बावजूद इस वक्त ये हमें मौका है, वो जो पाकिस्तान का इमेज जो उन्होंने तबाह करने की कोशिश की थी उसके बिल्कुल उलट हुआ है। लेकिन नाउ वी हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स, क्योंकि देर पा वही होता है।
इकोनॉमिक लिंकेजेस में इसको ट्रांसलेट करना है। और देखें, क्योंकि आज की दुनिया में 3 चीज़ें बहुत अहम है कि आप जो दुनिया का जो ग्लोबल लूप है, ट्रेड, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट, उसमें है कि नहीं, तो उसमें आने का ये हमारे पास बहुत ज़बरदस्त मौका है। दुरुस्त कह रहे हैं।